इतिहास के इन पन्नों में न सिर्फ युद्ध हैं, बल्कि अदम्य साहस और कभी हार न मानने वाले संघर्ष की एक बेहद दिलचस्प गाथा छिपी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रखने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 4 अलग-अलग युगों में बांटा है। पहला है प्राचीन और मध्यकालीन संघर्ष, दूसरा मुगल काल और राजपूताना, तीसरा 1857 की क्रांति और जन आंदोलन, और अंत में राजस्थान का ऐतिहासिक एकीकरण। इस तरह से 800 सालों के इस विशाल इतिहास को समझना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले युग से, प्राचीन और मध्यकालीन संघर्ष। सच कहूं तो ये पूरी तरह से अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी, जहां हर नया दिन इन स्वतंत्र रियासतों के लिए एक नई और भयानक चुनौती लेकर आता था। जरा सोचिए, वक्त का पहिया कैसे घूमता है। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को करारी शिकस्त दी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ठीक है, 1 साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी ने पलटवार किया और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ये महज एक हार नहीं थी, बल्कि ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने दिल्ली और राजस्थान में मुस्लिम शासन की नींव रख दी थी। अब इस सत्ता परिवर्तन के बाद 14वीं सदी की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। अलाउद्दीन खिलजी ने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए। 1301 में रणथंबोर, 1303 में चित्तौड़गढ़, 1308 में सिवाना और 1311 में जालौर। इन्हीं घेराबंदियों के दौरान इतिहास में साका और जौहर जैसी सर्वोच्च बलिदान की घटनाएं दर्ज हुईं। रणथंबोर में रानी रंगदेवी और चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी का जौहर, ये सब उस दौर के अदम्य प्रतिरोध की वो मिसालें हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। 1335 में चित्तौड़गढ़ को गुजरात के बहादुर शाह का सामना करना पड़ा, जहां रानी कर्मावती ने जौहर किया। लेकिन इस भीषण दौर में कुछ बेहद शानदार जीत भी हासिल हुई, जैसे 1437 में सारंगपुर का युद्ध जीतकर राणा कुंभा ने मशहूर विजय स्तंभ बनवाया। फिर 1517 में खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को धूल चटाई, और फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को पीछे धकेल दिया। मतलब संघर्ष और शौर्य दोनों साथ साथ चल रहे थे। यहीं से हम प्रवेश करते हैं हमारे दूसरे युग में, मुगल काल और राजपूताना। ये वो दौर था जब विदेशी साम्राज्यों ने अपना दबदबा बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में हमें एक अभूतपूर्व एकीकरण और भयंकर प्रतिरोध देखने को मिला। मार्च 1527 में लड़ा गया खानवा का युद्ध इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। पहली बार पूरा राजपूताना किसी विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ एकजुट हुआ था। बाबर ने इसमें राणा सांगा को हराया और जिहाद का नारा दिया। इसके बाद तो मुगलों के साथ लंबी लड़ाइयों का सिलसिला ही चल पड़ा। 1567-68 में अकबर के हमले के वक्त चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ, जहां जयमल और पत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। और फिर आया 1576 का वो विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, जहां महाराणा प्रताप और मानसिंह के नेतृत्व वाली अकबर की विशाल सेना के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। लेकिन हल्दी घाटी पर आकर कहानी खत्म नहीं होती। असल में 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, जहां महाराणा प्रताप ने मुगल चौकियों पर ऐसा जोरदार हमला किया कि उन्हें पूरी तरह उखाड़ फेंका। ये घटना इतनी निर्णायक थी कि मशहूर इतिहासकार कर्नल टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कह डाला। ये वाकई में कभी हार ना मानने वाले संकल्प का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब बड़े बड़े साम्राज्यों के इन भारी टकरावों के बीच इतिहास हमें कई बार हैरान भी करता है। 1644 की मतीरे की राड़ को ही ले लीजिए। ये बीकानेर और नागौर के बीच हुआ एक स्थानीय युद्ध था, और आप जानते हैं इसकी वजह क्या थी? सीमा पर उगी सिर्फ एक तरबूज की बेल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये वाकया बहुत ही रोचक तरीके से बताता है कि उस दौर में अपनी जमीन और सम्मान को लेकर लोग कितने संवेदनशील हुआ करते थे। खैर, समय बीता और जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ने लगी तो मराठों के रूप में नए खतरे सामने आए। इन्हें रोकने के लिए 1734 में सवाई जयसिंह ने राजपूत राजाओं को एक साथ लाकर हूड़ा सम्मेलन बुलाया। इसका असर भी दिखा जब 1787 में तुंगा के युद्ध में जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना ने मराठा सरदार महादजी सिंधिया को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर बदलती राजनीति के बीच इन रियासतों ने 1817 से 1823 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सुरक्षा संधियां कर ली। करौली इसमें सबसे पहले था और सिरोही सबसे आखिर में। और इसी नए राजनीतिक समीकरण ने तीसरे युग की नींव रखी।
1857 की क्रांति और जन आंदोलन। ब्रिटिश हुकूमत स्थापित होने के बाद जो असंतोष पनपा, उसने एक बड़ी जमीनी जागृति और किसान आंदोलनों को जन्म दिया। पूरे देश में क्रांति की जो भयंकर लहर दौड़ी, राजस्थान में उसकी चिंगारी 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से भड़की। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने जो विद्रोह शुरू किया, वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बदलाव की ओर उठाया गया एक बहुत ही निर्णायक कदम था। अब जो नंबर आपको दिख रहा है 44, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के वर्षों को दर्शाता है। 1897 में शुरू हुआ ये आंदोलन 1941 तक, यानी पूरे 44 सालों तक चला। ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला, पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था। सोचिए, उस दौर के किसानों में कितना जबरदस्त धैर्य और संगठन रहा होगा। लेकिन ये युग गहरी त्रासदियों का भी गवाह बना। 1913 के मानगढ़ धाम हत्याकांड को कौन भूल सकता है। वहां गोविंद गुरु के नेतृत्व में शांतिपूर्ण सभा कर रहे भीलों पर ब्रिटिश सेना ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसी क्रूरता की वजह से इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। इसके अलावा शोषण के खिलाफ 1921 में चित्तौड़गढ़ से राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में बेगू किसान आंदोलन की भी शुरुआत हुई। दमन का एक और भयावह उदाहरण 1925 में अलवर के नीमू चाणना में देखने को मिला। किसानों पर जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई, वो इतना दर्दनाक था कि पूरे देश में इसके खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया। खुद महात्मा गांधी ने इस क्रूरता की कड़ी निंदा की और इसे दोहरी डायरशाही का नाम दिया। जनता के इस बढ़ते गुस्से और जागृति को एक सही दिशा देने के लिए फिर प्रजामंडल जैसे राजनीतिक संगठनों की शुरुआत हुई। 1931 में सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल बना, जिससे कपूरचंद पाटनी और जमुनालाल बजाज जैसे नेता जुड़े। इसके बाद 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। इन संगठनों ने रियासतों में जवाबदेह शासन लाने और स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम की यही लहर हमें हमारे चौथे और आखिरी युग तक ले आती है, राजस्थान का ऐतिहासिक एकीकरण। आजादी के बाद इतनी सारी स्वतंत्र और अलग अलग रियासतों को मिलाकर एक आधुनिक राज्य बनाना सच में एक बेहद पेचीदा राजनीतिक प्रक्रिया थी। इतनी विशाल और विविधता से भरे क्षेत्र को एक करना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं था। 8 साल, 7 महीने और 14 दिन, ये समय उस अथक प्रशासनिक मेहनत को दर्शाता है जो 7 चरणों में जाकर पूरी हुई। ये सच में एक नए राष्ट्र के निर्माण की शानदार गाथा है। इस एकीकरण की नींव 18 मार्च 1948 को रखी गई, जब अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने मिलकर मत्स्य संघ बनाया। लेकिन सबसे बड़ी और ऐतिहासिक छलांग लगी 30 मार्च 1949 को। इस दिन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी विशाल रियासतें एक साथ आईं और वृहद राजस्थान का गठन हुआ। बिल्कुल यही वजह है कि हम 30 मार्च को गर्व से राजस्थान दिवस मनाते हैं। अब ये एकीकरण अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचा, ये भी जान लेते हैं। 15 मई 1949 को डॉक्टर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को भी वृहद राजस्थान में मिला लिया गया और आखिरकार 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत अजमेर मेरवाड़ा का पूरी तरह से विलय हो गया। इसी दिन आधुनिक राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया और मोहनलाल सुखाड़िया इस नए राज्य के मुख्यमंत्री बने। इतिहास के ये 30 मील के पत्थर सिर्फ तारीखें या युद्धों के नाम नहीं हैं। तराइन के मैदानों से लेकर बिजोलिया के खेतों तक और फिर उन एकीकरण की मेजों तक, ये तमाम घटनाएं उस अदम्य साहस, निरंतर प्रतिरोध और अंततः एकजुट होने की भावना को दर्शाती हैं, जो आज के आधुनिक राजस्थान की असली पहचान है। तो इस पूरे सफर के अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सदियों के इस भारी संघर्ष से जन्मी ये एकजुटता भविष्य की चुनौतियों के सामने हमेशा ऐसे ही मजबूत और अडिग खड़ी रहेगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा।